नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। भारत चीन सीमा विवाद पर एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि वहां पर गलवान घाटी के पास चीन की सेना पीछे हट गई है। कहा जा रहा है कि दोनों सेनाएं कुछ कुछ कदम पीछे हटी हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद ये नतीजा निकला कि दोनों मुल्क जो है शांति बनाए रखें सीमा पर और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की जाए। क्या खास बात हुई इस पर तो अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों मुल्क इस बात पर तैयार हुए कि मतभेदों को विवादों में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। चीन की सीमा, चीन पर भरोसा, चीन की ताकत, इस सब को बेहतर तरीके से समझने वाले खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, जो ईस्टर्न बॉर्डर पर काफ़ी समय तक काम किया है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग पर उनका बड़ा दखल रहा है, बड़ी समझ उनकी रही है, तो उनका ज्ञान जो है कुछ लेने की कोशिश मैं करूँगा, कुछ समझने की कोशिश करूँगा ताकि समझ में आए कि ये विवाद आखिर क्या है। सर, मेजर जनरल सिन्हा, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। थैंक यू। जो बात हुई है कल रात तक कि गलवान घाटी में दोनों फौजों ने वापसी की है, कुछ-कुछ आगे तक कुछ बातें आई हैं, ऑफिशियल लेवल पर कुछ नहीं आया है, लेकिन उसके साथ-साथ बहुत सारे सवाल भी हुए हैं। क्या है स्थिति? देखिए विजय जी, भाई आप ये कहेंगे कि पहला एक टैक्टिकल लेवल पे कुछ डेवलपमेंट हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, जिसके गलवान के इलाके में आप पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 16, 17 और 18, जिसको हम लोग हॉट स्प्रिंग भी कहते हैं, तो गलवान से लेकर उस इलाके से कुछ चाइनीज़ की जो ट्रुप्स थी, वो कभी भी हमारे एलएसी की इस साइड नहीं थे। हमारे के वो जो परसेप्शन है हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के, उसके अपनी तरफ में ही थे। वहाँ से वो पीछे हटे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे गए हैं और अपने टेंटों को भी निकाला है। तो ये एक डेवलपमेंट है। बट ऐसा कहेंगे कि पीछे हट गए तो ये गलत होगा, हमारी समीक्षा गलत होगी। सर, एक बात तो पहले मुझे ये समझाइए, मैं तो जानता नहीं जाता कि ये गलवान घाटी का जो भी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है और 16-18 का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये भारत की सीमा के अंदर है गलवान घाटी या चीन के अंदर है? तो कुछ बात समझ में आए। हाँ, देखिए पहले गलवान घाटी को ही समझना पड़ेगा। गलवान घाटी तकरीबन 80 किलोमीटर की है, जो कि आकर के स्योक रिवर में मिलती है। तो आप इसको एक ट्रिब्यूटरी भी कह सकते हैं, जो स्योक में मिलती है। गलवान पूरी वैली, अक्साई चिन हमारा होता था 62 के पहले, और इसमें 62 की जंग इसी जगह से शुरू हुई थी, जब जुलाई के महीने में 62 में हम गलवान के ऊपरी इलाके में, जो 80 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उसकी ऊपरी इलाके में हम लोगों ने एक पोस्ट अख्तियार किया था, जिसको चाइनीज़ ने उसका ऑब्जेक्शन डाला था और उसके बाद उसकी घेराबंदी की थी। और जब अक्टूबर में लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद वहाँ से हमें पीछे हटना पड़ा। जो आज के दिन में गलवान की वैली की बात करते हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर पे ये पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 है। वो वहाँ से लेकर के स्योक तक वो हमारा इलाका है। एलएसी हमारा मानना है, जो हम लोगों ने कंसीड किया उसके बाद 62 के बाद, कि यहाँ से एलएसी गुजरती है और ये गुजर करके नीचे की तरफ जब आप जाते हैं अक्साई चीन की तरफ, तो वो बढ़ता हुआ जाहिर है 15, 16, 17, 18 ऐसे जाता है नीचे, और पैगांगसो आता है, फिर डैम चौक आता है, फिर चुमार आता है, ये सारी इलाके आते हैं। तो इस इलाके में ये कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब हमारी 20 बातचीत हुई है बॉर्डर के मैप के ऊपर में, कि हम उसको, चाइना इस मैप को देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बार मिला, गलवान कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहा, जब हम उसको कंसीड कर लिए थे कि एलएसी कहाँ से घुसता है। इस बार पहली बार हुआ है कि इस इलाके में चाइनीज फोर्सेस आई हैं, और ये जाहिर है कि वो आने की चेष्टा कर रहे थे पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 4 पे 16, 17 हॉट स्प्रिंग तक, जो गोगरा का इलाका हम कहते हैं, इस इलाके में। खास करके जब हम हमारी, जो आप सुन रहे हैं कि जो ये बनी है स्योक से जो डीबीओ की तरफ रोड जा रही है, उसके बाद हम एक सब्सिडरी रोड
अपने पेट्रोलिंग पॉइंट की तरफ बनाने चाह रहे थे, जिसकी ब्रिज लॉन्च 15-16 के झड़प के बाद 17 तारीख को लॉन्च हुई, और हम उधर बना करके हम 16, 17, 18 की तरफ जाना कि हम ब्लैक टॉपिंग की फॉर्मेशन कटिंग होगी या फिर ब्लॉक ट्रैपिंग होगा। तो इसको मद्देनजर देखते हुए चाइनीज ये नहीं कि केवल आपके इसके लिए आई, उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गोल है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे अपनी तैयारी की है। पूरी पीएलए जब आप कहते हैं पूरे लद्दाख में आई है, तो वो प्री मेडिटेटेड है। हाँ, उनको बहुत सारी चीजें हैं, और जैसे जैसे बात चलेगी तो मैं समझाने की चेष्टा करूंगा कि क्यों उसने अब ये किया। क्या ये मैं मानूं या मैं ये समझूं कि जो आप कह रहे हैं कि डिस्प्यूटेड नहीं है गलवान घाटी, तो इसका मतलब चाइना की जो फौज है जो अभी पीछे हुई है, जो भी 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वो भारतीय सीमा के अंदर आ गई थी, वहां से पीछे हुई है? नहीं, उनके एक टेंट जरूर 14 पॉइंट पे लगाने की चेष्टा की थी। कभी भी उनसे 20 से 30 आदमी से ज्यादा, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट तक वो भी आ सकते हैं। यदि पेट्रोलिंग पॉइंट हमारा है, जिसको हम 14 कहते हैं, और वो वाटरशेड में, तो उसके उस पार रिवर्स स्लोप में वो आ सकते हैं, क्योंकि वो पेट्रोलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो एलएसी है। मगर वो कभी भी बड़ी फौज लेकर नहीं आ, इसके पीछे बैठे, इसकी पीछे में। और ये आप चाहे डोमचक ले लीजिए, डोकलाम ले लीजिए, चुमार ले लीजिए, यही इनकी पैटर्न रही है। वो आपके इलाके में घुस के नहीं बैठ जाते, ये गलत है, लोगों ने गलत फैलाया है। हाँ, ये पूरे के पूरे जितने भी आपकी हमारी उनके साथ एग्रीमेंट है, जितने भी प्रोटोकॉल है, उसके बरखिलाफ। तो आप इसको यदि देखते हैं तो आप इसको कहिए इंट्रूशन है, बिल्डअप है, और उनका मंशा क्या था, वो मंशा भी साफ है। नहीं, लेकिन जो कांग्रेस ने बार बार आरोप लगाया, मैं पॉलिटिकल नहीं, लेकिन एक आरोप है बड़ा सीमा को लेकर कि भाई चीन की सीमा जो फौज है वो भारतीय सीमा में आ गई, घुसपैठ उन्होंने कर ली। आज भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष रहे राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट करके 3 सवाल बड़े किए। उन्होंने पहला सवाल किया कि राष्ट्र सर्वोपरि है, सरकार का कर्तव्य है, तो फिर युद्ध से पहले वाले हालात पर जोर क्यों नहीं दिया गया? एक सवाल। 3 सवाल उन्होंने खड़े किए। दूसरा सवाल है 20 जवानों की हत्या को सही ठहराने की अनुमति क्यों दी गई चीन को? और तीसरी बात उन्होंने कही है गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता, रीजनल सॉवरेनिटी का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो प्रधानमंत्री से और सरकार से माफी मांगने की बात की। ये थोड़ा सा समझाइए मुझे। पॉलिटिकल नहीं कह रहा, पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपको जो जमीनी स्थिति है उसको समझाने की आपको चेष्टा करूंगा कि विवाद क्या है। देखिए, आप गलवान पे बात हो रही है, तो गलवान के थोड़े से बैकड्रॉप पे जाइए। पूरी की पूरी घटनाक्रम मैं नहीं मानता कि अब 88 से शुरू होता है। 67 में आपने सुना ही होगा, नाथुला में जिस तरह से हमारी झड़प हुई थी, वो भी झड़प हुई थी एक बार्ब वायर लगाने के ऊपर, और हमारे 80 मारे गए, हमने 300 मारे। उसके बाद आपको 87 में पता होगा जब हमारा सुमद्रोंगचुक हुआ, ये हमारा मैं इसको गोल्डन पीरियड कहता हूं, जब हम आंख में आंख डाल करके सब चीजें कर रहे थे। उसके बाद दौर शुरू होता 88 का। राजीव गांधी जी जवाहरलाल के बाद पहली बार वो चाहते हैं चाइना, और फिर कहते हैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, जो कि 93 में हुआ, नरसिम्हा राव के इसमें समय लगा और सारी दौर बदली। तो मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गलत चीज कर गए, मगर हम चाइना के जाल में फंस गए। हम चाइना के जाल में फंसते रहे 93 में, 97 में, 2005, 2012 और 13 में बहुत बड़ी जाल में फंसे। क्या हुआ, जो आप एक इसकी छोड़ दीजिए, गलवान में अभी कुछ नहीं हुआ, वो खत्म हो गई बात। आप ले आइए पैगांगसो का। पैगांगसो बहुत पुराना है, आपको पता है, फिंगर 8 की बात होती है, फिंगर 5, 4 सबको पता है, पूरे विश्व को पता है, इंडिया के सभी लोगों को पता है। बात ये हुई 2013 में हमने उनके साथ एक बॉर्डर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया। उनके जाल में इतनी जाल में फंसे, और ये कब हुआ? सितंबर में 2013। और आपको बताइए 2014 में ये आ गई। आप इन एग्रीमेंट को आते नहीं तोड़ सकते हैं, ना आप इसकी बारीकियों को समझते हैं। मगर इन बारीकियों में क्या हुआ, वो कॉपरेशन के मामले, वो आपके जो पैगांगसो के अंदर में ब्लैक टॉपिंग रोड, जो हम 8 से बात कर रहे हैं, फिंगर 5 तक उसने उस समय किया 2013 में। हम कुछ नहीं बोले, ना ऑब्जेक्शन किया। 2006 में 2005 में एक एग्रीमेंट करते हैं, 2006 में देखिए
उसने आकर के फिंगर 6 के अंदर में एक जेटी बना ली, नेवल जेटी। हम कुछ नहीं बोले। मैं सारे मिलिट्री कमांडर्स को भी मानता हूं, क्योंकि क्यों आप दबाव में आते हैं, राजनीतिक दबाव में सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर वो आज वही लोग चिल्ला रहे हैं, वो कहते हैं उनके समय हुआ, उन सभी के लोग जो आज करके आ रहे हैं उनके समय बैठे रहे आप। 2013 के बाद तो आपने अपने अपने ताबूत में लास्ट किल डाल दी। उसके बाद आपको पता है 2014 में जब सी जिनपिंग यहां आए, सितंबर 10 तारीख आपको याद होगा, तो चुमार में आप आ गए। चुमार में 2000 सैनिक लेकर आए। और पैटर्न क्या किया उसने, क्योंकि अभी की गवर्नमेंट है और आप जब उसकी बात करते हैं पिछली सरकार, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस बीजेपी में नहीं पढ़ूंगा, मैं सरकारों को मानता हूं जो सक्सेशन रही है। उस समय आपने 2000 सैनिक को ले आए और हमने भी अपना कुछ बिल्टअप किया, आपने एक रेजिस्टेंस डाली और ठीक है, वो क्या, वही रोड बिल्डअप के लिए आपके इलाके में आए, रोड बिल्डअप करना चाहते थे कि रोड काटेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। आप थोड़ा रेजिस्टेंस किए, हाँ आप ऑपरेशन लॉन्च किए, वो पीछे चला गया, क्योंकि चाइना आपको टेस्ट करता रहा है। ये प्री मेडिटेटेड है इन टेस्टों के बाद कि आप कितने रेजिस्टेंस डाल सकते हैं। 2016 में वो डैमचौक में आता है और हम कहते हैं कि हर एक समर में वो आता है, कुछ ना कुछ करता है। डैमचौक में आता है और आपके डैमचौक टाउन के अंदर में आके कहता है कि आप ये जो कनाल बना रहे हैं एक हॉट स्प्रिंग से, इसको बंद कीजिए। इंडिया कहता है कि ठीक है, आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मिलिट्री के लिए नहीं है, ये तो यहाँ के सिविलियन के लिए है। मगर वो एक दिन रहता है, कहता है नहीं आप बंद करें। आप इन चीजों को लाइटली जब लीजिएगा, और उनके हमने कंसीड नहीं किया रेजिस्टेंस, पर जिस तरह से आपकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो नहीं, मैं मानता हूं उस तरह की। ठीक है, वो चले गए और हम करते हैं, हाँ हमने ताली पीटना शुरू कर दिया कि हमने भेज दिया, और यही गलती हम अब ना कर जाएं। और हम जब डोकलाम 2017 में आए, 2017 में, तो वो आपके सीमा में नहीं आए। मैं इस जगह का मिलिट्री मेजर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस रहा हूं 3.5 साल तक, और मैं इनके एक एक चप्पे चप्पे को जानता हूं और एक एक चीजों को जानता हूं, और इन चीजों को करवाया है, किया है और लोगों। मगर आप जब 2017 में आए और देखिए चुंबी वैली उसके बगल में पड़ता है, हम उसको डोमिनेट करते हैं, कंकड़ भी मारेंगे, पत्थर भी मारेंगे, तो हम चाइनीज को मार सकते हैं। मगर हमारा क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है हम गए, क्योंकि वो भूटान की तरफ आ रहे थे, ट्राई जंक्शन की तरफ, तो हमारी फौज उठ करके प्रोएक्टिवली जाके ब्लॉक की। मैं इसको अच्छा मानता हूं, इसको बहुत अच्छा मानता हूं, ये तो हमने किया। पर जब आप वुहान में जाते हो, वुहान में तो उसने शायद हम वहां फिर दोस्ती करने गए कि हाँ सब चीज चलता है, हमने उसको रोका, मगर वो पीछे की तरफ अपने इलाके में, अपना इलाके में, इंडिया के इलाके में उसने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है वो बना सकता है, मगर उसकी यदि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपसे मंजूरी लेनी चाहिए उसकी। उसने फॉर्मेशन कटिंग किया। तो इन चीजों को 2017 तक मैं मानता हूं कि वहां तक, या फिर आप यहां पर तमिलनाडु में भी जब आए हैं सी जिंग, वहां तक हम सोचते रहे कि शायद जो हमारी पुरानी पॉलिसीज रही है कि दोनों जायंट एक साथ मिलेंगे तो हम शायद एशियन एज आएगा और हम निकलेंगे। मगर चीन का यह मानना है कि आपको वो एडवर्सरी मानता है, आपको ओपोनेंट मानता है, आप उसको मानते हैं कि शायद हम साथ साथ राइज कर जाएंगे। गलतियां यहां हैं सर। आपने जिक्र किया उसमें 1962 से लेकर 88 में राजीव गांधी, फिर 93 में, फिर 98 में, फिर 2003 में, 96, 93, 96, 2005, 2012, 2014, फिर 2012, फिर 2013, हाँ 2013 एक पार्टी की सरकार रही देश में, ठीक है। फिर 2014 का भी आपने जिक्र किया, फिर 17 का भी जिक्र कर रहे हैं, 16 का भी जिक्र कर रहे हैं और 2019 का भी जिक्र कर रहे हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है नहीं, मैं कह रहा हूं कि कुल मिलाकर मुझे दोनों पार्टियां, कोई भी पार्टी की सरकार रही हो, हमारी भारत सरकार का जो पॉलिटिकल रवैया है, पॉलिटिकल डिसीजन जो है, वो कमोबेश एक जैसा ही लगता है, ऐसा नहीं है? नहीं, बहुत बहुत डिफरेंस है, आप इसको समझिए। 2017 तक तो मैं नहीं मानूंगा, मोर और लेस वही लाइन पे चलते रहे। कुछ बॉर्डर डेवलपमेंट के ऊपर जोर आया थी, आप पाकिस्तान ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, मैं ये मानता हूं वहां पर उरी तक या पुलवामा कह लीजिए, यहां पर मैं मानता हूं, आप डोकलाम कह लीजिए,
डोकलाम तक, और मैं तो ये कहूंगा आप आ जाइए गलवान तक। गलवान को नहीं मानेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि रोज डेवलपमेंट हमने बहुत 4 टाइम्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रोड का ले जाना। आज चाइना को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है आप जब रोड बना रहे, ब्रिजेस बना रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे, तो वो आपको थप्पड़ मार रहे हैं आप चाइना को, जो कि उसकी आदी नहीं है। मगर वो सोचता है कि इन बीच में भी वो भी यही कर सकता है। वो आ जाएगा, उन इलाकों में बैठ जाएगा, अपने कैंप बना लेगा, आप उसको बनाने देंगे। या अभी क्या है, 2 किलोमीटर गया है ना गलवान के अंदर। जो आपने एक सवाल पूछा था कि क्या ये कह रहे हैं कि गलवान का दावा हमने 17 तारीख ब्रिज बनने के बाद ठोका है। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है पूरा गलवान हमारा है, 80 किलोमीटर जहां से शुरू होती। हमने एक्साइचिन की बात की थी 5 और 6 जो आपका अगस्त की बात है 2019 में। तो क्या वो स्लिप ऑफ टंग था कि मुंह से निकल गया कि एक्साइचिन हमारा है, हम भी उसको लेते हैं पीओके कह? ये मैं नहीं मानता, ये नहीं मैं मानता कि वो कोई स्लिप ऑफ टंग है। वो सारी चीज कार्रवाइयां हुई, मगर जमीनी हालात के ऊपर में भी आपने अपने ट्रुप को देखिए। चाइना कैसे गेम खेलता है आपके साथ, आप इसको देखिए, और हम फंसते जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि कौन इसके, आपको ये पता है, उसको पता है कि इन इलाकों में इस टेरेन के ऊपर में सबसे बड़ी जो चीज है एडवांटेज, टेरेन की एडवांटेज हमारे एयरफोर्स को है, हमारे एयरफोर्स को। वो आपके स्क्वाड्रन को नीचे करना चाहता है। 2001 में रफाल आना था, अब जाकर के ये जुलाई की 26 तारीख को रफाल आ रहा है। और ये नोटिंग है, 2012 की नोटिंग है, जब आप चाइना के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इन रफाल को खरीदेंगे। ये आपके मिनिस्ट्री के ऊपर में लिखा हुआ है, आपके फाइलों में लिखा हुआ है कि आपके पास पैसा नहीं है कि आप डेवलपमेंट करेंगे। तो ये नहीं मानता कि मिलिट्री लीडरशिप करता रहा है, मगर आपकी पहुंच वो रेड टिपिज्म जो बाबू लोग हैं उनसे आगे बढ़ती नहीं। सर आप सॉरी जी, मैं आपकी बात ही को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आई सैल्यूट आवर मिलिट्री फोर्सेज, आर्मी फोर्सेज, एयरफोर्स एंड नेवी। लेकिन क्या मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो तो बॉर्डर को उस तरीके से नहीं समझते ना, हकीकत को नहीं जानते। तो वो लोग जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जो बैठे हुए हैं ऊपर, वो क्यों नहीं खड़े होते? देखिए विजय जी, चलेगा। विजय जी खड़े होते हैं, खड़े होते हैं। जब आपकी आपकी देश के लोग आते हैं चले जाते हैं। उस समय एक समय था जब ये कहते हैं कि इस देश में सुरक्षा डिफेंस फोर्सेस की जरूरत ही नहीं है, हम नॉन अलाइंड हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमारे एक गाल में थप्पड़ मारोगे दूसरा गाल दे देंगे, दूसरा मारो। अब वो मारता है आप मारते नहीं, ठीक है। नी जर्क में 62 हुआ तो नी जर्क में कुछ कर लिया, 65 हुआ तो कुछ कर ली, 71 में ये कोई पॉलिटिकल विक्ट्री, ये एक आदमी की देन है, मानिक शौकी, जो कि आपको हाँ। और देखिए चाइना कितनी बड़ी, कैसी सोच, कितनी सुलझी हुई सोच है। चाइना को हम हरदम बुराई करते हैं। 65 में वो पाकिस्तान के साथ आके नहीं खड़ा, जबकि 63 में 62 के बाद सस्काम वैली इन्होंने उसको दान में दे दिया था। वो सोचते थे खड़े हो जाएंगे। 71 की लड़ाई में पूरा देश टूट गया, वो आके नहीं खड़ा हुआ, एक सैनिक नहीं भेजी। और 99 में कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आती, कहता सबसे लड़ाई हमारा देश है, हमारा। वो इन चीजों में फंसता। आज भी यदि किसी को धोखा देगा चाइना, तो इन देशों को देगा जो समझता नहीं। चीज क्या हुई है, 2014 के बाद चीजें पलटी हैं, इसको आप मानिए, ये तथ्य है। हाँ, थोड़ा समय लगा जरूर कि क्या हम चाइना के साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। ये डिली डाली इतनी बड़ी सोच को बरखलाफ एक दिन में बदलना, मैं समय देना चाहता हूं कि हाँ ठीक है। वो 2017 में जब आपको पता चला कि नहीं, चाइना में आपको जब बार बार ये कर रहा है और ये चीज वो आपको बताता रहा, आपके मसूद अजहर के लिए बोलता है, वो यूएन में चला जाता है, आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में रोकता है, आपको हर एक जगह अपोज करता है, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, इंसर्जेंसी में आप अरकान आर्मी को करता है।
आपको सितवे बनाता है, तो आप इन चीजों को कहते हैं कि ठीक है, ये दिस कैन बी मैनेज्ड। ये हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी की प्रॉब्लम है, नहीं समझ सकते। वो प्रॉब्लम कहते हैं, भूल कहते हैं। प्रॉब्लम को हिंदी में भूल तो नहीं बोलते। इनकी समझ में इसी क्या होती है, आपके किसी देश की जो पॉलिटिकल शक्ति होती है और जो डिप्लोमेसी की शक्ति होती है, वो दो चीज पर डिपेंड करती है। पूरे विश्व के लिए सही है। और देखिए, वो चाहे अमेरिका चाइना का ले लें, सबसे पहला इकोनॉमी और दूसरा है मिलिट्री पावर। यदि मिलिट्री की, जिसको कहते हैं ना डंडा और स्टिक, यह यदि कमजोर है तो डिप्लोमेसी क्या करेगी? चाणक्य पैदा कर लो आप, हम मैं भी चाणक्य बन सकता हूं, आप भी चाणक्य हो सकते हैं। हम कहते हैं ना डिप्लोमेटिकल जीत हो गई। डिप्लोमेसी के पास फाइट करने के लिए पावर होनी चाहिए, मिलिट्री के दम के पास होनी चाहिए। जी, मिलिट्री के दम पर चलती डिप्लोमेसी। मिलिट्री और इकोनॉमी आप क्या दे सकते हैं? अभी देखिए चाइना क्या कर रहा है, आपकी कंट्री में बैठ करके, जिसको वुल्फ वॉरियर कहते हैं, उसने कहा जब पीसफुल राइज ऑफ चाइना, उसकी सारी प्लानिंग बहुत दूरगामी होती है, बहुत सोची समझी होती है। ठीक है, वो मैच नहीं कर सकता मिलिटरीली, आपके हिम्मत को नहीं ला सकता। एक चाइल्ड पॉलिसी के कारण उसकी सारी चीजें प्रॉब्लम है, कम्युनिज्म उसकी प्रॉब्लम है, तो मगर आपके जो स्ट्रेंथ को ही वो अब वीकनेस में डाल देता है। आपके डेमोक्रेसी को देखिए, विपक्ष आज के दिन में, जबकि पीएलए पूरी खड़ी है, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी खड़ी है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किस तरह से हम छोटी छोटी बात कि हमारी जमीन ले लीजिए, हम, और कोई जमीन गई नहीं है, कोई जमीन में कब्जा हुआ नहीं। हाँ, उससे बड़ा चीज हो सकता है। तो आर्मी ऐसे खड़ी है और चाइना ने कि उसकी पहल की है, आपको सरप्राइज किया है जमीन पे, ये मैं मानता हूं। आप गुफ अप करते रहे, लेकिन वो तो बार बार सरप्राइज करता है सर। 1960 से 2020 तक हमेशा ही सरप्राइज करता है। और 1960 में आप पंचशील से चलते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं, और 2019 तक झूला झुलाते हैं, चाय पिलाते हैं। तो क्या समझ में नहीं आता? जो मेजर जनरल के सिन्हा को समझ में आता है कि चाइना की नीयत में खोट है, हम उसे दोस्ती मानते रहते हैं, गले ही लगाते रहते हैं। जब आप इनसे बात कीजिएगा, मैंने भी बहुत जगह जा करके, जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी, मैं जब डीजी इन्फेंट्री था, एडीजी इन्फेंट्री रहा हूं, तब एडिशनल डायरेक्टर जनरल, तब हम लोग जाते रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी में बहुत तीखे सवाल आते हैं, उनको बताते रहे, सब समझते हैं, सब जानते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कि कोई भी हमारे मिलिट्री बैकग्राउंड के लोगों को नहीं आने देते। आप ले लीजिए, ये सारे हैं, खंडूरी साहब आए थे, उन्होंने कुछ बात किया तो उनको हटा दिए कि भाई वो भी मांग रहे थे ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए, रोड बनाइए। आज रोड बन रही है, मगर जब आप मिलिट्री स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं होगी तो आप ऐसा नहीं, आप कृषि से आकर के मिलिट्री को संभाल लेंगे, आप सामरिक दृष्टि से चले जाएंगे। बात प्रॉब्लम वो है, हम आप अमेरिका में देखिए, सारे आपके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हो या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, वो इन बैकग्राउंड को करते हैं, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में रहे हो, उनको भी समझ। हमारे फॉरेन ऑफिस में जो आईएएस को नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इंडियन फॉरेन सर्विस को, उसको समझ में आती है, क्योंकि वो डील करता है वो मिलिट्री अटैची से भी डील करता है, वहां के लोगों को देखता है, उसको समझ आती है ये बात। मगर उसके पास अभी तो हमारे पास विदेश मंत्री, जो विदेश सचिव और फॉरेन सर्विसेज का इतना लंबा एक्सपीरियंस इसको रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर, के तौर पर, चीन में राजदूत के तौर पर, उसके बाद ये गफलत हो रही, क्या उनको पूछा नहीं जा रहा? नहीं, वो ये हो रही है क्योंकि वो है। आप जब करेंगे, ये बौखलाहट है चाइना। देखिए, चाइना का आप कहेंगे उसका पीसफुल राइजिंग ऑफ चाइना खत्म हुआ, उसके ये तो डॉक्यूमेंट कहते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट खोल लीजिए ना, मैंने इसके ऊपर बहुत लिखा है, उसका टाइम फ्रेम है, वो एग्रेसिव मोड में आना है, वो एब्सोल्युटली इस टाइम फ्रेम के अनुसार चल रहा है। और उसको दिक्कत ये है कि आज हमारे लोग, चाहे हमारी सत्ता में जो हैं और जो लोग हैं, उनको ये समझ आती है, इसलिए आपने मोबिलाइज किया। आज तक कभी मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, नहीं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूं, इसको हम कहते हैं ये पेट्रोल क्लैश। आप बहुत सारे लोग ना, पेपरों में आया, टीवी चैनलों में बात करें, किसी ने लिख दिया, वो हीरो बने हुए हैं, ये उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आपके एक चौकी ले ली, कोई पेट्रोल क्लैश हो गया। ये पेट्रोल क्लैश का मामला नहीं है।
कि हमारी पेट्रोलिंग होती थी, हमारे जमीन में घुस गए, इतना ले लिए। ये देखिए, और हमारे भी मिलिट्री कमांडर, क्योंकि हमारे मिलिट्री कमांडर्स की भी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे जो कटिंग एज है आर्म फोर्सेस की, वो मिडिल रैंक है। कर्नल संतोष बाबू एग्जाम्पल है, जिन्होंने पूरी की पूरी चीज बदल दी। कारगिल वॉर लीजिए, कारगिल वॉर के अंदर में आपको हाथ बांध करके सेना को भेजा गया कि आप एक कदम एलओसी के उस साइड नहीं जा सकते, आपको जो करना है इधर कीजिए। और हमारे सारे मिलिट्री कमांडर्स को सीनियर मानते रहे, वो हाथ जोड़ के घूमते रहे यंग कैप्टनों और मेजरों और कर्नल के बीच में। मैंने कारगिल लड़ी है कि कुछ करो कुछ करो। जैसे लड़ाई खत्म हो जाता है, ये हॉकाई की तरह आ जाते हैं। मैं भी जनरल हूं। उसी लड़ाई के लिए आप गए थे, आधी रात को आपको आदेश मिला दिल्ली से और आप कारगिल पहुंच गए थे बिना तैयारी के, पूरी तरह से अपनी बटालियन को लेकर। हाँ, एब्सोल्युटली। हम लोगों को मैं ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर पे गए, और हम उन चोटियों में बैठे विदाउट मच एक्लेमेटाइजेशन। नींबू के इलाके में थोड़ा एक्लेमेटाइजेशन हमने किया था, जहां से प्रधानमंत्री ने ये आह्वान दिया आज, और ऐसा आह्वान, ऐसा सीनाद मैंने नहीं देखा। और उसके बाद हम लोग देखिए, कारगिल के समय में जो हम आज बात कर रहे हैं, यदि हमारे हाथ खुले होते हम सुकारदू में आज बैठे होते, जिसको हम कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान ले लेंगे। मैं गया हूं अपने चैलेंज के ऊपर में, अपने, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो करना चाहता है करने दो। तो हम लोगों को खड़ा होना होगा, हमें नहीं देखना होगा। ये समझ में आ रहा है मुझे कि आप चाहते हैं कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन से बाइंड नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे से फौज के पास आ जाए, उसका अधिकार जो है पॉलिटिकल। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है इंडियन आर्मी की, कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप, जो भी एस्टैब्लिशमेंट हो, उसका गवर्नमेंट का हिस्सा होकर के हम करती है। हाँ, कुछ लोगों ने पहले चलाया था कि आर्मी टेक ओवर करना चाहती है, चला था र्यूमर, ऐसे ही मीडिया में आता है, और ये देश के दुश्मन चलाते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप देश के जो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप के बीच में, और ये हरदम रहेगा जब तक इंडियन आर्मी, इसकी न्यू एसिडरी और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। मगर आप जो, और देखिए जो हमारा सीडीएस अभी बना है, ये सीडीएस कब चला था? कारगिल की वॉर के बाद। 2001 में रिपोर्ट में आया था कि सीडीएस बनाना चाहिए, अभी बना ना। एक जानकारी मिली थी सर, थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा, कि आपका आइडिया जो है चाइना ने चुरा लिया, कि ईस्टर्न कमांड में आप जब थे और चाइना के साथ बातचीत हो रही थी, मतलब चुराना नहीं, और बातचीत के दौरान सीडीएस की बात हुई और चाइना ने 2010 में सीडीएस बना लिया और हम 2019 तक इंतजार करते रहे। जी, देखिए, हम लोग बैठे रहते हैं फाइलों के ऊपर में, रेड टेपिज्म है, आप ब्यूरोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं मानता, तो ये तो उनको समझ आते हैं। मैं ये नहीं कहता आज की उनकी समझ बहुत अच्छी है, और ऐसी समझ, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरह से टेबल को आप टर्न कर सकते हैं अपने। देखिए जो हो रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बहुत डीप है। ये नहीं कि क्या हुआ है और चाइना ने क्या कर गया। चाइना भी प्री मेडिटेटेड तरीके से आया है, जरूर आपको सरप्राइज किया उसने, मगर उसके बाद सरप्राइज करके नहीं कि आपकी जमीन में आ गया, उसकी हिम्मत नहीं। मैं जिस तरह से आपने इमीडिएटली, मैं कहता हूं यदि कोई दूसरा लीडरशिप होता तो उसको सालों लग जाते इस डिसीजंस को लेने के लिए, सालों लग जाते। ये जी, आज एक खबर मैंने देखी थी जिसमें 1962 का एक्सप्रेस अखबार, इंडियन एक्सप्रेस खबर की एक कटिंग थी, जिसमें हेडलाइन छपी हुई थी कि गलवान में सैनिकों ने वापसी की है वहां पर चीन की सेना में, वहां पर, और भारतीय फौज की बड़ी जीत बताई गई थी। उस 1962 की खबर थी वो, और वो खबर छपी थी 97 डेज बिफोर चाइना वॉर। क्या डर में, तो आज जी, आज फिर वैसी घबराहट हो सकती है, वो चिंताएं रहनी चाहिए हमें। हाँ, नहीं, चिंताएं उस समय एब्सोल्युटली लाइक थी। देखिए उस समय हम फॉरवर्ड पॉलिसी पे गए थे, और प्रॉब्लम क्या किया था आपने, जब आजाद हुआ देश, उसके बाद आप कहे कि फौज की जरूरत नहीं है, फौज कोई हमें जरूरत ही नहीं।
60 के दशक में यह भी मानना था कि कोई फौज की जरूरत नहीं है, कोई आप पीटी शू लेकर के एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उसमें 7 के पास राइफल है, 3 के पास नहीं है। इस स्थिति में और 303 से आपने बोल्ड तरीके से कह दिया फौज चले जाइए, आप बैठ जाइए, तो एक गुरखा की एक टुकड़ी चली गई, वहां बैठ गई और वो चारों तरफ से घेर लिया। क्योंकि आप चाइना, आप आज के देख में आप यदि कहेंगे इन चीजों की डिस्पैरिटी होगी आपके, तो जमीन में छेद। आपने क्यों नहीं बिल्टअप किया पूरा डिवीजन? आप एक कंपनी से, एक प्लेटून से ये चीजें करना चाहते हैं। ये प्लेटून और सेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से यदि चलाया जाएगा तो चाइना, मेरा मानना जैसा कि हम चल रहे हैं इस बार, मुझे बड़ी खुशी है। और ये पूरा का पूरा डोकलाम के बाद हुआ है, और डोकलाम के बाद हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझी कि अब कैसे डील करना है। आप स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में रहे हैं। पहला सवाल मैं जानना चाह रहा हूँ, अब सीडीएस हमारे पास है, क्या इसे आप एम्पावर्ड सीडीएस मानते हैं? ये हमारी सब चीज़ों का इलाज मिल गया है, हमें ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है, पहली बात। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है कि अभी हम जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी की बात कर रहे हैं, डाउन साइजिंग ऑफ आर्मी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सवाल जुड़े हुए हैं, क्या बजटरी और जो दूसरे पावर्स हैं, जो पहले सवाल हमने किया था कि अब तो सीडीएस है, तो सीडीएस को एम्पावर नहीं होना चाहिए कि वो फैसले करे आर्मी को क्या करना है क्या नहीं करना है, रक्षा मंत्री की बजाय? बहुत सही। नहीं, रक्षा मंत्री का अपना प्लेस है और सीडीएस का अपना प्लेस है। देखिए, अब एमओडी के अंदर में सीडीएस की अपनी अटैच ऑफिस है, और जिस तरह से मैं अभी देखा हूँ, पहले की बात जो आपने कही मैं मानता हूँ कि बहुत जगह हमारे सीडीएस कंटोनमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी जमीन कहाँ होनी चाहिए, इन चीजों में फंस रहे। इन चीजों से ऊपर निकलें और आप केवल सामरिक देखें। आपको जो गठन किया गया उनको यदि पावर देते हैं, यदि उनको यूज होते हैं, यूज हो जाते हैं, तो उनकी गलती होगी। आप अभी मिला है मेरे को तो लगता है कि नहीं। अभी तो नेचुरली आप देखिए, जब यदि अभी गए हैं नीमू के अंदर में, सीडीएस साथ में थे, रक्षा मंत्री भी नहीं गए, सीडीएस और थल सेना के अध्यक्ष हमारे चीफ थे वहां, तो एक बहुत बड़ी चीज। और जिस तरह से आपका बार बार जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ, जैसे हाथ खोले हैं, और ये डिसीजन लेने की क्षमता, क्योंकि आप डायरेक्टली जो आपका हेड ऑफ स्टेट है, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट, वहां तक आपकी, यहां तो आपको लड़ाई के बाद भी आने का मौका नहीं मिलता था पुराने जमाने में, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे। असली सवाल यह है कि वॉर होती क्यों है, युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध तो नॉर्मली पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए होते हैं ना, तो बिना पॉलिटिकल लीडरशिप के इन्वॉल्वमेंट के कैसे हो सकता है? युद्ध का मायने क्या है, क्यों जरूरत है युद्ध की? देखिए, युद्ध लास्ट रिसॉर्ट होता है नेशन के एम को अचीव करने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल अचीवमेंट, एब्सोल्युटली ये पॉलिटिकल डिसीजन किसी का, वो सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ये चीजें हैं। ये देखिए, जो एग्जीक्यूटिव हेड है उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यदि सामरिक का मिलता है कि ये सही है, और ये डिपेंड करता है सीडीएस के काबिलियत पे, वो कितनी सही बात बिना लाभ लपेट के उसके सामने रख दे। यस सर वादी वाली बात होगी तब वो गलत है। आप में प्रोफेशनल एरोगेंस होना चाहिए, आपको बातें कहने की क्षमता होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डॉक्ट्रिन ही नहीं, कि हम चीन को कैसे निपटेंगे, पाकिस्तान, ये नी जर्क एक्शंस में हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन बहुत लिखे गए, मगर हम उसको, अब ये सीडीएस बना है, शायद वो भी हो जाए इसके बाद। और जिस तरह से हम आ रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये बहुत लंबा लड़ाई है। यदि आप सोचेंगे कि गलवान को हमने पूरा का पूरा क्लेम कर दिया, मैंने कभी नहीं देखा। 17 जून को जैसे ब्रिज बनी, आपके एमईए ने कहा पूरा गलवान जो 80 किलोमीटर वो हमारा है, अक्साई चिन्ह हमारा है, और दुश्मन खड़ा है आपसे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो कहते हैं, और बड़ी तादाद में उसने भी मोबिलाइज किया है अपनी कंप्लीट आर्मी को, उसने भी मोबिलाइज किया है पीएलए को, और सब जगह है, हम भी सब जगह हैं। तो ये बात कहना कि हमारा है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मैं मानता हूं। केवल ये नहीं, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं मैं मानता कि 5 और 6 की अगस्त के रात में आपने कह दिया कि अक्साई चिन्ह हमारा है।
अक्साई चिन्ह के हमारा है और उसके काम करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी। और ये चाइना को भी पता होना चाहिए। हमने तिब्बत काट खो दिया। आप कहेंगे ना कि मैं नहीं, गवर्नमेंट, इसमें वाजपेयी साहब ने भी जाकर उसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है चाइना के साथ, उसके मान्यता दे दी कि हाँ तिब्बत आपका है। तो ये आप कहेंगे ये हमारे शॉर्ट साइटेडनेस, आपको जाल में फंसाने की, वो आपको अच्छे अच्छे चीज लुभा करके कि आपके साथ हम कर लेंगे, इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर लेंगे, आपके फेवर में हो ना फेवर में हो। देखिए चाइना को बनाने वाले 3-4 कंट्रीज हैं। चाइना 80 के दशक में हमारे बराबर भी नहीं था, उसकी आर्मी तो अभी भी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आज भी कोई मुकाबला नहीं है, या आर्म फोर्सेस नहीं है। ठीक है उसके पास इक्विपमेंट हो और उसने अपना बनाना बेड़ा, क्योंकि वो डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है, बस तजुर्बा नहीं। आप देखिए उसने इसके बाद वियतनाम वॉर के बाद एक लड़ाई नहीं लड़ी, 4 दशक निकल गए, एक्सपीरियंस जीरो। हाँ उसको क्या है, वो आपको डरा करके करता है, बड़ी फोर्सेस दिखाता है, आप मान जाते हैं, आपको जाल में फंसाता है और आप मान लेते, तो मान करके वो तो आपके, चाइना हमारा कभी नेबर था नहीं था, तिब्बत था हमारे बीच में, बफर स्टेट। आपने उसको एक नेबर बना लिया, नेबर बनाया, उसके बाद कंसीड करते रहे उसको। आप वो मैकमोहन लाइन को नहीं, वो जॉनसन लाइन को नहीं मानता, और आप कहते हैं 20 बार हमने मैप बदलते। 2013 में आपने अपने ताबूत के ऊपर में किल्ट डाल दी, आपने प्रोटोकॉल कर दिया कि बॉर्डर कोऑपरेशन करेंगे, और बॉर्डर कोऑपरेशन में जब उसको मिलता है 2014 में थोड़ा सा, 2016 में दबसांग में बड़ा, जब आप और जब वो आता है वहां भूटान के ऊपर में और डोकलाम में उसको और तगड़ा मिलता है, उसके बाद यदि हम अपने को, उसके बाद 4 गुना डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। ये जो चिल्ला रहा है, ये रोडें अब बन रही हैं, बिजली अब बन रही हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट पर रास्ता जा रहा है। कि अब हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, जो फ्यूचर जो है वॉर्स का, आर्मी का, वहां जो चल रहा है दुनिया में, मैं समझ रहा हूँ कि साइंटिफिक वॉर्स पर बात चल रही है, साइबर वॉर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वॉर की बात हो रही है, स्पेस वॉर की बात हो रही है। अभी तो हम यहाँ पर गलवान घाटी पर 1.5 किलोमीटर आगे पीछे पर ही चल रहे हैं। देखिए वॉरफेयर कभी नहीं चेंज होता, नॉन कॉन्टैक्ट वॉर का जमाना आ गया है। वो नॉन कॉन्टैक्ट का जमाना आ गया। हाँ ये वुहान वायरस का लीजिए, नॉन कॉन्टैक्ट है, पूरे दुनिया को क्रिपल कर दिया। यदि आप इसको मानते हैं, ये कभी नहीं जाएगा, ये चीज एड ऑन है टेक्नोलॉजी। देखिए इसको रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स करते हैं, रेवोल्यूशन एंड मिलिट्री अफेयर्स हिस्सा है। तो आप ये कहिएगा कि हम स्पेस पे नहीं कर रहे, हमने भी अपनी सैटेलाइट को मार के गिराया है, हम स्पेस पे नए बहुत चीप तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमने तो स्पेस खोल दिया कल या परसों, सिविलियन की कंपनीज भी कर सकती है एक्सप्लोर चीजें। साइबर वॉर में भी हम आगे हैं, पर हम आगे नहीं, हम मैचिंग कर सकते हैं मगर वो, इसको आप ये कहिएगा कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉर, ये पेपरों के ऊपर है आज ये बताइए कि आप गलवान के ऊपर में स्टिक और उसके ऊपर में बार्ब्ड वायर और किले लगा के लड़ रहे हैं, और आप कहते हैं कॉन्टैक्ट वॉर पे, नॉन कॉन्टैक्ट वॉर पे। और पूरा का पूरा जो आपके कर्नल संतोष बाबू का जो बलिदानी, और बिहार रेजिमेंट के 16 और उसमें 3 पंजाब भी शामिल है, वो घातक प्लेटूनों की, ये बलिदानी ने पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। आई एग्री ऑन कंटेस्टेड बॉर्डर्स, हमारे तो बॉर्डर ही कंटेस्टेड बॉर्डर्स हैं, तो वहां पर ये चलता ही रहेगा। लेकिन फ्यूचर के लिए जब हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, आज हमारा एक भी एडवांस बेस नहीं है। दुनिया की जितनी सुपर पावर्स हैं वो एडवांस बेस पे चल रही हैं। अमेरिका कैसे चल रहा है, चाइना ने भी बहुत सारी जगहों पर अपने एडवांस बेस बनाए हैं, हम लोग तो अभी कहीं पर नहीं है उससे। सर थोड़ा सा अंदर भी झांकिए। एब्सोल्युटली कहीं नहीं है हम लोग। आप जब कहते हैं ना, आप एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं। चाइना भी अभी शुरुआत किया है, जम्बूटी में है, वो गया है जम्बूटी के बाद गोदार में। देखिए आप मैं तो यही कहा ना, हम चले थे कि भाई सेना की कोई जरूरत नहीं है, उसी के डिबेट करते रहे, 70 तक पहुंच गए। उसके बाद आप आए हैं, उसके बाद आप ये कहिए कि अभी देखिए जो प्रोक्योरमेंट आ रही है, आपके 30 स्क्वाड्रन है, 30 स्क्वाड्रन। मैं वर्नेबिलिटी को नहीं बताना, वो तो हमारे सोल्जरिंग है। कर्नल सुरेश बाबू की वही सेम एयरफोर्स में अभिनंदन, जो कि मार देता है ये।
और यही स्पेस देता है हमारे डिप्लोमेसी को, हमारे इनको बोलने का समय। वही बलिदानी देती है कारगिल के लोगों की, जो मर गए मगर अपने दोस्त हमने निकाल दिया, एक पैर उधर नहीं ले जाने का हुक्म। तो आप यदि इन चीजों में पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है आप डर जाते हैं। आप यदि मिलिट्री माइंड नहीं होंगे ना, जिस तरह से मीडिया में चलता है ये जो वॉर, देखिए बहुत सारे आप भी शायद दिखा रहे होंगे कि चाइना के पास इतने एयरफोर्स, इतनी टैंकें, इतने एयरक्राफ्ट, उसका ये वो चलेगा, उसके इन चीजों से लड़ाइयां नहीं होती है। और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर फॉल्स है, जैसे हॉक्स कॉल चला था ना एक, कि 2 न्यूक्लियर देश हैं, इंडिया और चाइना के अंदर में कभी लड़ाई नहीं होगी, और कारगिल में हम फंस गए, उसके कारण हमने नहीं गए उस पार। मगर कन्वेंशनल आर्मी जब तक दुनिया है, जब तक सूरज चांद है, उसका वैल्यू है। मिलिट्री जो अफेयर्स का रेवोल्यूशंस होते हैं वो आता रहेगा, वो बदलेगा कभी नहीं। अहमियत वही रहेगी, कैपेबिलिटी 5th से 6th जनरेशन जाएगा, 6th से 7th जनरेशन जाएगा, 8th जनरेशन की बात आप करें, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग करें। इंडिया के पास किसी चीज की कमी नहीं, बजट की कमी नहीं। जब हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं और हमारे फौजियों की जोश की बात करते हैं तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। तो इस समय फिर ये सवाल तो वाजिब बनता है कि रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग की जरूरत है। देखिए, डाउन साइजिंग करके आप मिलिट्री को पावरफुल बनाते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। डाउन साइजिंग कोई हमारे कटिंग एज पे नहीं हो रही है, जैसा मुझे ज्ञान है, मेरी भी बात होती रहती है। हमारे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का, क्योंकि इतनी तरक्कियां आ गई, इतने रोड बन गए, अब आपके रोड बन गए, हम वहां तक डीबीओ तक रोड बना लिए, और वहां पर यदि आपके सिविल के कोई वर्कशॉप है तो हम उसको ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि मिलिट्री वर्कशॉप ही चले। तो डाउन आपके मिलिट्री फॉर्म्स से बहुत सारी चीजें, और ये रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स का हिस्सा है। हाँ, यदि आप कहिए कि नहीं हम फौज की जरूरत ही नहीं है, आप यदि डाउन साइजिंग का मतलब ये नहीं है, डाउन साइजिंग का मतलब है उसको शार्प करिए अपने, और भी उसको तीखा करिए। आपने तीखा कीजिएगा अपने वेपन से, अपने ट्रेनिंग से, अपने दृढ़ आपकी स्ट्रैटेजी में, आपके प्लानिंग में। बट आपकी प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट पेट्रोल लीडर के ऊपर छोड़ दीजिए कि पूरी की दारोमदार है पेट्रोल की लीडर। सर, हम तो हथियारों की खरीद के नाम से, घोटाले के नाम से डरने लग गए हैं आजकल। हमारे जो सरकार में लोग बैठे होते हैं वो खरीद इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है जैसे ही खरीद होगी कोई ना कोई घोटाले का नाम आ जाएगा। तो यही है ना, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए, मैं ये भी मानता नहीं कि बोफोर्स में कोई घोटाला हुआ, मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं, और मैं ये भी नहीं, लोग पैसा थोड़े मोड़े कमाते हैं, ये तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कर लेते हैं लोग, मगर मैं ये नहीं मानना कि ये तो पूरा का पूरा आपके दुश्मनों की साजिश थी कि आपके एयरफोर्स को इतना डाउन साइजिंग करने दिया। ये तो मैं कहता हूं जो भी लीडर हैं आज के दिन, मैं उसके नाम लेने में पूरी, मैं 1 साल तक रफाल के ऊपर मैं लड़ता रहा हूं कि ये झूठ बोलते हैं, और वही लोग फिर अभी गलवान की आर्टिकल लिख करके इंडियन आर्म फोर्सेस के मोरल सेम जो कहते रहे चोरी हो गया, पैसे ले गए, और टेक्निकल टर्म्स को 1-2 सीख लेते हैं ना प्रोक्योरमेंट की, उसको ला करके, हाँ, वो उन चीजों के ऊपर में आपके पूरे के पूरे सामरिक शक्ति को कम, ये सामरिक शक्ति को कम करना होता है। ये तो हमारी सोच है, लोगों का है। जब आपने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया और आपने उस समय आपके ऑपोजिशंस रही, वैसे भी लीडर हमारे पास रहे हैं, और दोनों साइड में रहे। घर पे बैठे लोग बड़ा खतरा। जी जी, एब्सोल्युटली। देखिए आज क्या है, 5th कॉलमिस्ट आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में और आपके किचन तक घुस गए, जो आप देखते हैं, और हर दिन ये आपको टेलीविजनों में दिखाई देंगे वही चेहरे, चाहे वो रफाल के लिए अगेंस्ट में खड़े हो, चाहे वो डोकलाम की बात हो, कुछ भी हो जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट का ऑपरेशन हो। मगर आप ये नहीं बताइए, बालाकोट में हमने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी, फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव माइंडसेट, उसकी बात नहीं करके कितने कौवे गिरे, कितने पेड़, ये कोई और वो सैटेलाइट के ऊपर में, आपके गलवान के ऊपर में भी सैटेलाइट एक्सपर्ट्स दिखाई दिए टेलीविजन के ऊपर में, जो दिखा। पॉलिटिकल माइंडसेट है हमारा। आज आप राफेल पर चर्चा कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन बोफोर्स को आपने कहा बोफोर्स घोटाला नहीं था, बोफोर्स के घोटाले से लोगों ने सरकार बना ली, तो बात तो कोई बदली नहीं है।
नहीं, यदि घोटाला था तो सामने आना चाहिए ना। मैंने तो नहीं एक आदमी को देखा। बना ली में घोटाला हुआ ना हुआ, मैंने तो एक ही देखा हेलीकॉप्टर के एक केस में, केवल वो एयर चीफ निवेदन ये है अंदर है। माइंडसेट नहीं बदलाना है। बोफोर्स का घोटाला बताकर सरकार बनाना और राफेल को घोटाला बताकर सरकार को गिराने की कोशिश करना एक ही तो बात है। एब्सोल्युटली सेम। देखिए नैरेटिव सेम है ये। आपको चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो खेलता हो, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया खेलता हो, इनको पैसे दे करके। और सबसे बड़ी जो तंगी की बात आ गई है, हमारे कुछ पुराने फौजियों को जो कि खुद उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठोक सकते हैं उस समय, वो आज उसी को ठहराने में लगे गलत, उनकी समय की गलतियां हैं और वो ठहराने में लगे कि अभी गलती। तो ये चीजें थोड़ी डिस्टर्ब करती है, मगर इंडिया है, निकलेगा। और जिस तरह से मैं देख रहा हूं चीजें बदल गई हैं, और आप भी देखिएगा, ये मत सोचिए कि 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पीछे चला गया और हमने बैटल जीत लिया। वो ठीक है, टीवी की डिबेट में मैं भी कर देता हूं कि हाँ, मगर इससे लड़ाई बहुत लंबी है और ये लंबी चलेगी। क्योंकि देखिए चाइना को यदि आप एडवर्सरी नहीं मानेंगे, आप नंबर 1 दुश्मन नहीं मानेंगे, वो आपको साथ नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो आप लिख लीजिए, पत्थर की लकीर है। वो कहता है ना, ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। और मैं नहीं कहता हूं, ये थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी और इसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री भी वुहान गए थे। कहीं गलती नहीं। पर जब आपका पड़ोसी जो है वो सुन आप, मगर उन्होंने समझ लिया, वो समझ लिया था उस समय ही, उसके बाद भी समझे हैं, कॉशियस थे। मगर मेरे ख्याल से यदि मैं देखता हूं कि ये 2020 की गलवान के बाद यदि ऐसी कुछ बात होती है तो मैं बहुत मायूस होऊंगा। यदि आप फिर से, और फिर हम 21 में 22 में 23 में या अगले वाले कोई और गवर्नमेंट आ जाए फिर बात करें और इंडिया, देखिए आपको तो वो ये प्रीमेडिटेटेड है, आप मान लीजिए, लेके चलिए, टाइमिंग प्रीमेडिटेटेड है। वुहान वायरस इज प्रीमेडिटेटेड। कैसे अनलीश होना है, आपके यूनाइटेड स्टेट के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्थ करना पड़ा और आप कहते हैं कि ये प्रीमेडिटेटेड नहीं है। इंडियन आर्मी को उन्होंने सोचा था मार देंगे, वो तो हमारे जवान गांव के हैं जिनकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि वुहान को क्या, वो चाइना को जिंदा चपा जाए। वो हमारे जवानों की है ये, वो रेजिस्टेंस पार, वो हमरे, जिसके कारण हम खड़े। जी, आखिरी सवाल की तो मतलब हम चीन के साथ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए और चीन को नंबर 1 दुश्मन मानना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आप माने ना माने, आपके जहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके पॉलिसी में। आप, अमेरिका भी यदि चीन को नहीं उठने देना चाहता है, मगर उसके साथ ट्रेड करता है। ट्रेड हमारे टर्म्स में होनी चाहिए ना, वो उनके टर्म्स में नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना कितना हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसके साथ, और कौन इसके जिम्मेवार है? सारे जिम्मेवार हैं जो ट्रेड डेफिसिट में घुस रहा है। एंटी डंपिंग अभी आपने लाया ना। तो मैं नहीं कहता, आप, हम पॉलिटिकल डिबेट मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको स्ट्रैटेजिक बात बता रहा हूं, सामरिक है, जितनी ज्ञान है, जितनी जमीन पे हमने ली है, और कोई किताब की नहीं, मैं भी बहुत पढ़ता हूं, मगर सारी की सारी जमीन की एनालिसिस है, आपको मैं बता रहा हूं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं फिंगर 4, 5, 6, ये जो टेक्निकल बातें करते हैं ले करके, चाहे हमारे बड़े बड़े जनरल साहब भी कर रहे हैं, ये बहुत प्रीमेडिटेटेड है, बहुत लंबा है। 2006 में जेटी बना दिया, मैंने आपको बताया। 2013 में ब्लैक टॉप, आप ऑब्जेक्ट नहीं करते, आप तो डिफेंस कॉर्पोरेशन की साइन करते हुए घूमते हैं, वो उसका फायदा उठाता है, आप कुछ नहीं। हाँ, अभी चीजें बदली हैं 2014 के बाद। पहले थोड़ा झिझक था, 2017 के बाद झिझक खत्म हुआ है, मगर मेरे ख्याल से अभी यदि ये फिर से मैं देखता हूं कि ये शायद बदल जाए, चाइना पाकिस्तान के संदर्भ में तो नहीं देखता हूं, बड़ी चीजें बदली हैं। हमने भी बहुत अपोज किया जब आपने ऑपरेशंस रोक दिए, किसी में कह दिया कि नहीं हम अभी है वो रफ्तार की पार्टी होगी तो ऑपरेशंस नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होती। हाँ, जो एक्विजिशंस आ रहे हैं, जिस तरह से फास्ट ट्रैक में आपके पास रफेल आ रहा है, अभी आपके पास Su-30 MKI आएगा, MiG-29 आ रही है, हम बात कर रहे हैं S-400 के, इसके साथ साथ वो जो आपका बराक 8 आ रहा है, ये चीजें आपको बदलेंगी। और बहुत सारी चीजें आई हैं इन 4 सालों में, यदि आप देखेंगे M777
और ग्लोब मास्टर या मिस 7 और जब ये जो हम कहते हैं जो आपका हेलीकॉप्टर हेवी लिफ्ट चिनूक, ये चाइना के ऐसे ये तो हमारे जवान हैं, ये तो चीजें मिल जाए हम तो इनको कच्चा चबा जाए। मैं आपको बताता हूँ, इतनी हिम्मत रखती है हर एक जवान जो लोअर लेवल पे है, कर्नल लेवल एंड बिलो, मैं कहता हूँ कुछ हमारे सीनियर कमांडर्स भी वो हैं सुरेश बाबू, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे और देश को नहीं डूबने देंगे और देश को आन नहीं आने देंगे। ये चीजें आ रही हैं, आप देखिएगा। चाइना, मैं बता रहा हूं, अंदर से कांप रहा होगा, गलत कर गए काम, ऐसा रिस्पांस नहीं हुआ था, ऐसा रिस्पांस। हाँ, ये गलत मान जाइएगा कि 2 किलोमीटर चले गए पीछे हमने जीत लिया, कोई जीत नहीं है। यदि आप छोड़ देंगे इस बार, वो फिर आएगा 2021 में, 22 में, इससे तगड़ा आएगा। आप उसको उतना ही आपका डिफरेंशियल ज्यादा होगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट टू यू एंड आवर आर्मी। फौज को हमारे सलाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। बहुत शुक्रिया। आप अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रहिए और सत्यहिंदी.com देखते रहिए। नमस्कार सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।